जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को देखा था। ठीक, हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप्स की पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे इंडिया में है। ठीक, और कल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो हमने बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस पढ़ लिए थे। हमने देखा था आसाम राइफल्स के बारे में। आसाम राइफल्स जो है वो हमारी जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, ठीक, उस पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? आसाम राइफल्स की। इसके बाद हमने पढ़ा था बीएसएफ के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हमने देखा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? बीएसएफ की। ठीक, इसके बाद हमने देखा था आईटीबीपी के बारे में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी। इनकी जिम्मेदारी है जो चाइना वाला जो बॉर्डर है, तिब्बत वाला, ठीक है, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? आईटीबीपी की। इसके अलावा हमने देखा था सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। देखिए, पहले ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप के, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहा था। फिर बाद में 2001 में इसको सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई नेपाल और भूटान की। ठीक, तो जो नेपाल और भूटान वाला जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर सिक्योरिटी करने का काम किसका है? सशस्त्र सीमा बल का। ठीक, तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था पूरा। आज हम उसके बाद पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टास्क फोर्स है। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था कल में, तब मैंने आपको बताया था टाइप्स। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एनएसजी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। देखिए, एनएसजी की अगर हम बात करें तो ये भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ये भी किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री की। ठीक, मैंने आपको बताया था ज्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंतर्गत आती हैं? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी भी है, ये भी एक सेंट्रल आर्म फोर्स है जो कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये भारत सरकार की सबसे प्राइमरी काउंटर टेररिज्म फोर्स है, याद रखिएगा। एनएसजी जो है भारत की सबसे पहली काउंटर टेररिज्म फोर्स है। देखिए, हमारे देश पर अगर कोई आतंकी हमला होता है, ठीक, तो जो सबसे प्राइमरी काउंटर टेररिज्म फोर्स है वो एनएसजी है। आप याद करिए 2008 में जब मुंबई पर टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उस टाइम पर जब बॉम्बे पुलिस से स्थिति नहीं संभल पा रही थी, तब बाद में फिर एनएसजी को अपॉइंट किया गया था और एनएसजी ने पूरा ऑपरेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो भारत सरकार की सबसे प्राइमरी, अगर हम बात करें, या सबसे पहली काउंटर टेररिज्म फोर्स, आतंकवाद के खिलाफ काउंटर करने के लिए जो सबसे पहले फोर्स है वो कौन सी है? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक, इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं तो हुई 16 अक्टूबर 1984 को। एनएसजी की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1984 को। ठीक, आप याद करिए 1984 का समय, इस टाइम पर पंजाब में, अगर हम बात करें पंजाब में, अमृतसर में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर। ठीक, आप इसी वीडियो सीरीज में जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार जो हुआ था वो 1984 में हुआ था। पंजाब में जो टेररिज्म फैला हुआ था उसको काउंटर करने के लिए तब की भारत सरकार ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में टेररिस्टों को मारने के लिए जो ऑपरेशन किया था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, 1984 में। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये समझ में आ गया कि हमें एक ऐसी फोर्स की जरूरत है, क्योंकि देखिए उस टाइम पर फौज को उतारा गया था। ठीक है, तो उन्हें इसके बाद एहसास हुआ कि हमें एक ऐसी एलाइड फोर्स की जरूरत है, ठीक है,
जो कि टेररिज्म को काउंटर कर सके। तो इसीलिए 16 अक्टूबर 1984 को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की स्थापना की गई। ठीक। इसके अलावा बात करें, देखिए, और एनएसजी का काम सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म से लड़ना व्हेन देयर इज एन इंटरनल डिस्टर्बेंस, जब हमारे देश पर कोई टेररिस्ट अटैक होगा, ठीक है, तब उस सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या बनाई गई, एनएसजी बनाई गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा अगर आप देखें इनकी यूनिफॉर्म, अगर आप देखें तो पूरे ब्लैक कपड़े ये पहनते हैं। ठीक है, आपने कभी एनएसजी को देखा हो, एनएसजी यूज टू वियर ओनली द ब्लैक क्लोथ्स। इनका हेलमेट भी ब्लैक, इनका हर चीज ब्लैक होती है, इसीलिए इनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारे देश में ब्लैक कैट कमांडोज किसको कहा जाता है, एनएसजी को। ठीक है, तो एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा इनका जो ड्रेस होता है, पूरा इनका जो यूनिफॉर्म होता है वो पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब पूरा काला होता है, इसलिए इनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है। ठीक। और ये जो एनएसजी बना, ठीक है, ये संसद में एक कानून पास किया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 में, तो संसद से ये कानून पास किया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत, जिसके तहत फिर एनएसजी को बनाया गया। ठीक, समझ में आया आपको। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब जो एनएसजी के कमांडोज हैं, ठीक है, इनका रिक्रूटमेंट कहां से होता है, मतलब ये जो एनएसजी के कमांडोज हैं इनका रिक्रूटमेंट कहां से होता है। तो देखिए, एक तो इंडियन आर्मी से इनका रिक्रूटमेंट होता है, मतलब इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए कुछ ऑफिसर्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, और अगर वो उनको लगता है कि इनको एनएसजी में भेजना चाहिए तो उनको एनएसजी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो इंडियन आर्मी के, ठीक है। इसके अलावा जो हमने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पढ़ी, हमने पढ़ा ना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, पीछे पढ़ी ना अपन ने बॉर्डर गार्ड, ये भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ही है। एनएसजी भी क्या है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ही है। लेकिन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स क्या सिर्फ एनएसजी है, नहीं, हमारे सीमा बल वाले, बॉर्डर गार्डिंग वाले बीएसएफ हैं, एसएसबी हैं, आईटीबीपी है, ठीक है, तो इनके भी हैं। सीआरपीएफ, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, तो इनसे भी रिक्रूटमेंट होता है, और इंडियन आर्मी के भी लोग होते हैं। ठीक, तो ये चीज समझ में आई आपको। ठीक। अब देखिए, एनएसजी जो होती है ना, इसको एक तरीके से कहा जाए तो कंटिंजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स कहा जाता है। कंटिंजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स, इनको क्या बोला जाता है, कंटिंजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स। अब इनको कंटिंजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एनएसजी को तभी जमीन पर उतारा जाता है जब बहुत सीरियस टेररिस्ट अटैक हुआ हो, मतलब कि बहुत ज्यादा सीरियस टेररिस्ट अटैक हुआ है, तभी एनएसजी को उतारा जाता है। इसीलिए इनको कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स कहा जाता है। मतलब जब सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए, टेररिस्ट अटैक, जैसे आप याद करिए मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो जब सिचुएशन मुंबई पुलिस के हाथ से बाहर निकल गई, जब सारी ऑप्शंस को चेक करने के बाद, तब बाद में एनएसजी को उतारा गया। मतलब एनएसजी को तभी उतारा जाता है जब बहुत ही सीरियस टेररिस्ट अटैक हुआ, इसीलिए इसको कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स कहा जाता है। ठीक। और एनएसजी का इस्तेमाल, एक बात आप समझ लीजिए, सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में किया जाता है। एनएसजी का इस्तेमाल हर टाइम नहीं किया जाता है, एनएसजी का इस्तेमाल सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में किया जाता है। मतलब स्टेट पुलिस फोर्स जो है, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है, वो तो काउंटर करेगी भाई। देखिए, मुंबई पे जो अटैक हुआ था,
उसमें सबसे पहले स्टेट पुलिस ने रिएक्ट किया था। जब उनसे बात नहीं संभली तब फिर एनएसजी को बुलाया गया। ठीक, तो एनएसजी कभी भी डायरेक्ट नहीं आती। जब चीजें बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाती हैं, जब लग जाता है कि भाई अब एनएसजी को बुलाना ही पड़ेगा, तभी एनएसजी को बुलाया जाता है। क्लियर हुआ ये? ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया इसको भी हेड करने वाले कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल। ठीक, तो इसको भी हेड करने वाले कौन होते हैं? डीजी, डायरेक्टर जनरल। और अभी करंट टाइम पर जो एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं बी श्रीनिवास। ठीक, तो अभी करंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है बी श्रीनिवासन। ठीक है, ये श्रीनिवासन है, तो बी श्रीनिवासन। ठीक है, ये अभी करंट टाइम पर एनएसजी के डायरेक्टर जनरल। तो समझ में आया आपको? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ठीक, क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, एक बार हम इसके पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया एनएसजी के बारे में। एनएसजी इज द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनएसजी एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि किसके अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनका सबसे प्राइमरी काम क्या है? काउंटर टेररिज्म फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश पर अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा, ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे प्राइमरी फोर्स है भारत सरकार की वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा मैंने आपको बताया इट वाज फाउंडेड ऑन 16 अक्टूबर 1984 फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। मैंने आपको बताया था पंजाब के अमृतसर में पंजाब के टेररिस्टों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज से लड़ने के लिए। उसके बाद भारत सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पास एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में, ठीक है, और राज्य की सुरक्षा कर सके अगेंस्ट इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक, टेररिस्ट अटैक हो तो उसमें कौन प्रोवाइड करे? एनएसजी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनको ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो पूरा यूनिफॉर्म है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए इनको ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। इसके अलावा बात करें एनएसजी का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो संसद के द्वारा एक एक्ट पास करके किया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986। 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट संसद से पास किया गया। इसके बाद बात करें एनर्जी पर्सनल्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम बोथ इंडियन आर्मी एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मैंने आपको बताया कि एनएसजी के जो कमांडोज होते हैं, ठीक है, उनका रिक्रूटमेंट भारतीय सेना से भी होता है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसको कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तभी इंटरवीन करते हैं जब बहुत ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो। सीरियस टेररिस्ट अटैक में ही एनएसजी काम करेगी। ठीक, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क्योंकि काउंटर टेररिज्म फोर्स की स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए ये सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट पुलिस फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के फंक्शन को करें। देखिए, जब सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी उसी टाइम पर एनएसजी को बुलाया जाएगा। ठीक है, बिना उसके एनएसजी को नहीं बुलाया जाता। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वही एनएसजी को हेड करते हैं। इसको हेड करते हैं एनएसजी को? डायरेक्टर जनरल। और अभी करंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं बी श्रीनिवासन, आईपीएस हैं बी श्रीनिवासन। तो आपको समझ में आया एनएसजी के बारे में? ठीक, इसका फोटो खींच लीजिएगा या आप इसको पॉइंट्स कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एनएसजी। ठीक, अगला बात करें, अगला आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अगर हम इसकी बात करें, ठीक, तो इसको भी, ठीक है,
संसद के कानून के द्वारा 10 मार्च 1969 को बनाया गया। तो 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना की गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, मतलब ये भी किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है सीआईएसएफ, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना कब हुई, 10 मार्च 1969। और इसके लिए भी एक एक्ट पास किया गया। ठीक, इसके लिए भी क्या किया गया, एक एक्ट पास किया गया। ठीक है, और इसको फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल किया गया। देखिए, जब सीआईएसएफ बना था, ठीक है, उस टाइम पर ये पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं आता था, मतलब ये भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उसमें नहीं आता था। इसको बाद में संसद से 1983 में संसद से कानून पास करके सीआईएसएफ को किस में डाला गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो सीआईएसएफ पहले पैरामिलिट्री फोर्स का पार्ट नहीं था जब बना था। ये कब बना, 1983 में इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द, ठीक, पार्ट ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स। ठीक, तो ये जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 में हुई। ठीक है, और इसको भी एक्ट से ही पास किया गया था, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था। जैसे अभी हमने एनएसजी पढ़ा था, एनएसजी को भी एक्ट पास करके किया गया था, वैसे सीआईएसएफ को भी क्या किया गया, एक्ट पास करके किया गया। और 1983 में, ठीक है, इसको पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल कर लिया गया। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या होता है, देखिए, ये बेसिकली इनका जो काम होता है ना, सीआईएसएफ का, इनका काम होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सुरक्षा करना। देखिए, हमारे देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक, और आप जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो सबसे खतरनाक होती है। आज आप देखें, देश में कई देशों के बीच में आपस में जब युद्ध होता है तो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जाती है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन इज द मोस्ट डेंजरस वेपन। ठीक है, अब चूंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम तो एनर्जी के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सिक्योरिटी करना ये इनका काम है। इसके अलावा हमारी जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, हमारी जो ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरी है, देखिए आप इससे समझिए ना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में जो सिक्योरिटी फोर्स लगती है वो सीआईएसएफ है। जैसे हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक, हमारी जो ऑयल फील्ड्स हैं, रिफाइनरीज हैं, ठीक, इसके अलावा एयरपोर्ट्स हैं हमारे, ठीक, एयरपोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे हाई, अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ हमारे यहाँ हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट भी हैं, हाइड्रो पावर प्लांट भी हैं जो पानी से चलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं ना। तो इन सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीआईएसएफ की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, बड़ी ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, एयरपोर्ट्स, या अगर हम बात करें तो स्टील प्लांट्स, हैवी मशीनरीज, मेजर पोर्ट्स, जो बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं हमारे, स्टील प्लांट्स हैं। ठीक है, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, इन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की है। ठीक, तो सीआईएसएफ की जिम्मेदारी इन सबको प्रोटेक्ट करना। ठीक, इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, जैसे रिलायंस है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, उनको भी अगर सिक्योरिटी के लिए कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो सीआईएसएफ वो करता है। ठीक है, मतलब जैसे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो उनको भी कौन करता है। ठीक, अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ठीक, तो एनआईएसए, अगर हम बात करें, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये बेसिकली जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करता है ना, इसमें सिक्योरिटी कंसल्टेंसी भी होती है और फायर सेफ्टी भी होती है। देखिए, ये दो तरीके की सलाह देता है अगर प्राइवेट उसमें अगर आप कर रहे हैं तो। एक तो आपकी सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, और दूसरा
फायर प्रोटेक्शन, फायर सेफ्टी। देखिए इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है वो होता है आग लगने का, फायर सेफ्टी। आप देखिए किसी भी पावर प्लांट में, ठीक है, अगर गलती से भी आग लग गई तो आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा डैमेज होगा। ठीक है, तो फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स क्या होंगे, वहां की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन कंसल्ट करता है, सीआईएसएफ करता है। ठीक, इसके अलावा सीआईएसएफ की अगर हम बात करें, ठीक, तो इनको भी हेड करने वाले कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल, डीजी। ठीक है, और अभी करंट टाइम पर जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसके डीजी हैं रजविंदर सिंह भट्टी, रजविंदर सिंह भट्टी। तो अभी करंट टाइम पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के जो डीजी हैं वो हैं रजविंदर सिंह भट्टी। समझ में आ गया आपको। ठीक, तो सीआईएसएफ समझ में आया क्या है। ठीक, एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेते हैं सीआईएसएफ को। देखिए सीआईएसएफ की बात करें तो मैंने आपको बताया इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1969 को। उस टाइम पर इसमें 2800 पर्सनल्स थे और संसद से कानून पास करके सीआईएसएफ बनाया गया। बाद में इस सीआईएसएफ को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को, पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल कर दिया गया। इससे एक और एक्ट संसद से पास किया गया। कब, 15 जून 1983 को। तो 1969 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई संसद में एक्ट पास करके। लेकिन बाद में 1983 में, ठीक है, इसको पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल कर दिया गया। उसके लिए भी एक एक्ट पास किया गया 15 जून 1983 को। ठीक, इसके अलावा बात करें, द फोर्स इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मैंने आपको बताया गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक, तो सीआईएसएफ भी जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। सीआईएसएफ जो है वो 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है सीआईएसएफ, जिसमें गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया, इनकी सुरक्षा करने का काम कौन करता है, सीआईएसएफ। ठीक, तो एक तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की सुरक्षा करना, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सुरक्षा करना, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सीआईएसएफ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था सीआईएसएफ जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, मिंट्स, ऑयल फील्ड्स। ये मिंट्स मतलब जो करेंसी जहां छपती है, अपना जो नोट छपती है ना जहां करेंसी, मिंट्स बोलते हैं उसको, टकसाल बोलते हैं हिंदी में। रिफाइनरीज की अगर हम बात करें, मेजर पोर्ट्स, हैवी मशीनरी, स्टील प्लांट्स, बैरेजेस, फर्टिलाइजर यूनिट्स, एयरपोर्ट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड थर्मल पावर प्लांट्स, सेंट्रल पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, ये टकसाल मिंट वही है, करेंसी के जो नोट जहां बनते हैं। ठीक है, तो इन सारी जगहों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगला बात करें, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैंने आपको बताया कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, तो मतलब जहां पर इनका प्रोटेक्शन का वो नहीं होता वहां पर भी ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज। अब इनका जो कंसल्टेंसी होती है वो बेसिकली दो फॉर्म में होती है, या तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी होती है या फायर सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा खतरा आग लगने का होता है, तो फायर सेफ्टी कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है। और इसके जो पर्सनल्स हैं वो उसकी ट्रेनिंग होती है एनआईएसए में। एनआईएसए क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हैदराबाद। ठीक है, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स की, तो ये कहाँ होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईएसए। ठीक, और अभी करंट टाइम पर इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, रजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, तो सीआईएसएफ के अभी करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है, रजविंदर सिंह भट्टी।
समझ में आ गया आपको? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, समझ में आ गया? ठीक, अगला बात करते हैं। अगला आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। ठीक, देखिए CRPF जो है हमारा, ठीक है, वो भी होम मिनिस्ट्री के ही अंतर्गत आता है। ठीक, तो याद रख लीजिए सभी को, पहली लाइन यही लिखनी है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सबसे पहला लाइन तो इसमें यही लिखना है कि इट इज अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, देखिए इसकी स्थापना अगर मैं बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 27 जुलाई 1939। मतलब ये अंग्रेजों के समय से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सेंट्रल, ठीक है, और ये उस टाइम पर ये जो पुलिस फोर्स थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तब उसके बाद एक एक्ट संसद में पास किया गया, जिसके तहत यही फोर्स जो उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर बनी थी 1939 में, इसी फोर्स को क्या नाम दिया गया? CRSF, सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, या हम कहेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। ठीक, तो CRPF जो दिया गया नाम, ये संसद में एक्ट पास किया गया। कब पास किया गया? 28 दिसंबर 1949 को। तो 28 दिसंबर 1949 को ये एक्ट पास किया गया, जिसके तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पिक्चर में आया। हालांकि इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, कब बनाया गया? 28 दिसंबर 1949। ठीक, अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में, तो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में CRPF जो है, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट फोर्स है, सबसे बड़ी फोर्स है। मतलब जितने भी हमने अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पढ़ी, चाहे वो आसाम राइफल्स हो, चाहे BSF हो, चाहे आपका ITBP हो, चाहे सशस्त्र सीमा बल हो, चाहे NSG हो, चाहे CISF हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सबसे लार्जेस्ट रिजर्व फोर्स है, CRPF। ठीक, ठीक, और मैंने आपको बताया ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, अब जो इनका बेसिक काम है CRPF की अगर हम बात करें, तो इनका बेसिक काम जो है, ठीक, वो है किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किसी भी राज्य या यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, ठीक, और अगर कोई कांड होता है तो उसके अगेंस्ट में जो सेक्शंस एक्ट करना है, वो भी कौन करेगी? CRPF करेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो किसी भी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वैसे तो राज्य की पुलिस होती है, ठीक है, राज्य की पुलिस होती है, लेकिन राज्य में, हर राज्य में आपके CRPF के भी जवान होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी होती है, जो सिर्फ जब सिचुएशन, जैसे अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर किसी स्टेट में कोई राइट्स हो गए, ठीक, किसी स्टेट में कोई राइट्स हो गए, तो देखिए पुलिस फोर्स तो शुरुआत में एक्ट करेगी, लेकिन जैसे ही बात पुलिस फोर्स के हाथ से बाहर निकलने लगेगी, अब देखिए कहीं पर भी राइट्स हुए हैं तो वो टेररिस्ट अटैक नहीं है, ठीक है, टेररिस्ट अटैक होगा तो NSG आएगी, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर राइट्स हो गए हैं या किसी जगह बहुत, दो गुटों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई, तो वहां पर किसको तैनात किया जाता है? फिर CRPF के जवानों को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। क्योंकि जहां पुलिस के हाथ से बात निकल जाती है तो फिर किसको तैनात किया जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। ठीक, एक तरीके से शांति बहाली करने का काम भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करती है, CRPF। इसीलिए इसको इंडियन
पीस कीपिंग फोर्स भी कहा जाता है, शांति बनाए रखना। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका काम है राज्य में या यूनियन टेरिटरी में शांति बनाना। ठीक है, और ये देश के हर पार्ट में है सीआरपीएफ, याद रखिएगा, मतलब देश के हर राज्य में सीआरपीएफ है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए सीआरपीएफ जो है वो सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म फोर्स है। सारे जितने भी फोर्सेस हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म फोर्स कौन सी है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, और इनका काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक, और ये जो सीआरपीएफ के जवान होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा रोल जो होता है वो जब हमारे देश में आम चुनाव होता है। आपने देखा हो जनरल इलेक्शन में हर जगह पोलिंग बूथ पे हर जगह जो जवान तैनात होते हैं वो सीआरपीएफ के होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इनका बहुत अहम रोल होता है जब इलेक्शन होते हैं देश में या किसी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर शांति व्यवस्था और शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो सके, इसकी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की। समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी सीआरपीएफ की अगर हम बात करें तो इनके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया कि हर राज्य में सीआरपीएफ होता है, ये इसका काम है, प्राइमरी काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब इसमें कुछ अंदरूनी पार्ट्स भी होते हैं, इंटरनल पार्ट्स भी होते हैं सीआरपीएफ के। ठीक, जैसे आपने नाम सुना होगा आरएएफ का, रैपिड एक्शन फोर्स, नाम सुना है इसका? रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ। ठीक, देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स क्या होती है? ठीक, ये भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक स्पेशल फोर्स होती है, सीआरपीएफ की ही एक स्पेशल फोर्स होती है रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक, इसको अक्टूबर 1992 में बनाया गया था। आरएएफ को कब बनाया गया? अक्टूबर 1992 में। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि 1992 में, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स हुए थे देश में। ठीक, याद करिए 1992 में बाबरी मस्जिद, ठीक है, उसका डिमोलिशन हुआ था। उसके बाद से कम्युनल राइट्स जो थे वो देश में बढ़ गए। ठीक है, मतलब धार्मिक जो हिंसा थी, ठीक है, ठीक है, कम्युनल राइट्स वो हुए। तो उस राइट्स को कंट्रोल करने के लिए उसी टाइम पर एक फोर्स तैयार की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक, जिसका काम है कहीं पर भी अगर कम्युनल राइट्स होते हैं या डोमेस्टिक अनरेस्ट होता है तो सबसे पहले कौन सी फोर्स जमीन पर उतरेगी? रैपिड एक्शन फोर्स। और आरएएफ किसका पार्ट है? सीआरपीएफ का पार्ट है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? रैपिड एक्शन फोर्स अक्टूबर 1992 में इसको बनाया गया टू डील विद द कम्युनल राइट्स, क्योंकि उस टाइम पर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के कारण बहुत सारे कम्युनल राइट्स हो गए थे। समझ में आया आपको? तो रैपिड एक्शन फोर्स आपको समझ में आया। ठीक, इसके अलावा सीआरपीएफ का एक और ग्रुप होता है जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी है संसद भवन की सुरक्षा करनी। मतलब जो संसद भवन की सुरक्षा की जाती है वो भी कौन करते हैं? सीआरपीएफ वाले करते हैं। सीआरपीएफ का एक ग्रुप है पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी होती है संसद भवन की रक्षा करना। ठीक है, आर्म सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है संसद भवन को? पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी। ठीक, अब
पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप जो है, पीडीजी जो है, इसको इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि ये न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल केमिकल अटैक को भी काउंटर कर सके। क्योंकि आप समझ रहे हैं संसद भवन कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा देश वहां से चलता है। ठीक है, तो अगर कोई न्यूक्लियर या कोई बायोलॉजिकल केमिकल अटैक भी होता है तो उसके लिए भी उन जवानों को तैयार किया जाता है उसको काउंटर करने। तो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप भी किसका पार्ट है? सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, और इनकी जिम्मेदारी क्या है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी? संसद भवन को सुरक्षा देना। ठीक, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप। ठीक, इसके अलावा इनका एक और कमांडो ग्रुप बना है सीआरपीएफ का 2008 में। ठीक, जिसको बोला गया रिजोल्यूट एक्शन कमांडो कोबरा। ठीक है, कोबरा बोला गया। क्या बोला गया? रेजोल्यूट एक्शन कमांडोज कोबरा। ठीक है, और ये इसका फुल फॉर्म क्या है कोबरा का? तो ये है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कमांड बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, कमांड बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा। ये 2008 में बनाया गया। ये कब बनाया गया? 2008। इसकी जिम्मेदारी है हमारे देश में जो नक्सलवाद है, ठीक है, जो नक्सलाइट मूवमेंट्स है, ठीक है, उनको काउंटर करने के लिए कोबरा बनाया गया, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ठीक, तो कोबरा के जो जवान हैं, ठीक है, इनका काम है नक्सलाइट मूवमेंट्स को काउंटर करना। जो नक्सलवाद जो है उसको काउंटर करने का काम कौन करता है? कोबरा करता है। ये 2008 में बनाया गया। ठीक, ये एक स्पेशलिस्ट यूनिट है सीआरपीएफ की। मतलब ये जो, देखिए, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप हो, चाहे कोबरा हो, ये सब पार्ट सीआरपीएफ की है। ठीक है, लेकिन ये इनका एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। ठीक है, और ये इनको एक स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाया गया। जैसे अगर आपने देखा हो रैपिड एक्शन फोर्स को किस लिए बनाया गया? अगर राइट्स होते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए। पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप क्यों बनाया भैया? संसद भवन की सुरक्षा के लिए। ऐसे ही कोबरा किस लिए बनाया गया? नक्सलियों से लड़ने के लिए। ठीक है, तो नक्सलवाद या नक्सलाइट्स मूवमेंट से लड़ने के लिए क्या बनाया गया? कोबरा। कब बनाया गया? 2008। ठीक है, और ये सीआरपीएफ की बहुत स्पेशल यूनिट है। ठीक है, इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि ये नक्सलाइट एरिया में उस तरीके से ऑपरेशन कर सके। ठीक, बिकॉज नक्सलाइट्स को हैंडल करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, इसीलिए कोबरा बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि नक्सलाइट्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। अब तो काफी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया है, बट फिर भी अभी भी अगर हम बात करें तो नक्सलाइट्स एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए। ठीक, तो कोबरा जो था 2008 में बनाया गया। ठीक है, और देखिए, अब चूंकि जो हमारे नक्सलवादी हैं, ठीक है, नक्सलाइट्स जो हैं वो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, तो इसीलिए कोबरा जो कमांडोज हैं इनको भी ऐसे ट्रेन किया गया कि इनको जंगल में रहने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि भाई जंगल में ही है नक्सलाइट्स, तो उनको वहां पर टैकल करने के लिए ताकत इनकी होनी चाहिए। समझ में आ गया आपको ये? ठीक, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ, मैंने आपको बताया, राज्य और यूनियन टेरिटरी, इनमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए असिस्टेंस का रोल सीआरपीएफ करता है। मतलब जब बात पुलिस फोर्स के हाथ से बाहर निकल जाती है, स्टेट पुलिस के, तब फिर सीआरपीएफ को डिप्यूट किया जाता है। क्लियर है? ठीक, जनरल इलेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो आम चुनाव होते हैं, चाहे राज्य के चुनाव हो चाहे देश का चुनाव, इसमें सीआरपीएफ के जवानों का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? और इसको भी हेड कौन करते हैं? सीआरपीएफ को भी एक डीजी है।
ठीक है। और अभी करंट टाइम पर डीजी हैं जो इसके सीआरपीएफ को जो लीड कर रहे हैं वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डीजी। ठीक, सीआरपीएफ। समझ में आ गया आपको सीआरपीएफ? एक बार मैं फिर रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सारे पॉइंट्स को समझिएगा। देखिए सीआरपीएफ जो है मैंने आपको बताया 27 जुलाई 1939 को ये पिक्चर में आया एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। इसके बाद फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 28 दिसंबर 1949 को एक एक्ट पास किया गया जिसके तहत इसको क्या बना दिया गया, सेंट्रल रिजर्व सिक्योरिटी फोर्स, या आप इसको पुलिस फोर्स भी कह सकते हैं। सिक्योरिटी फोर्स को हम पुलिस फोर्स भी कहते हैं। ठीक, सीआरपीएफ। इसके बाद बात करें, सीआरपीएफ जो है वो सबसे लार्जेस्ट फोर्स है अमंग ऑल दी सेंट्रल आर्म फोर्सेस। कारण क्या है उसका? क्योंकि सीआरपीएफ हर राज्य में, हर यूनियन टेरिटरी में सीआरपीएफ है। ठीक है, इसीलिए सीआरपीएफ जो है वो सबसे लार्जेस्ट फोर्स है एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें बेसिक रोल क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैंने आपको बताया था किसी भी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही सीआरपीएफ का काम है। ठीक है, और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो उसके खिलाफ एंटी सेक्शन एक्शंस लेने का काम भी सीआरपीएफ का है। ठीक, और लॉ एंड ऑर्डर और एंटी सेक्शंस के अलावा मैंने आपको बताया कि भारत के जनरल इलेक्शन में सीआरपीएफ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि पूरी सिक्योरिटी जो होती है वो किसके अंडर में होती है, सीआरपीएफ के अंडर में। इसके अलावा बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर प्रांत में, मतलब भारत देश के हर प्रांत में, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में इसको रखा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने एक फॉरेन कंट्रीज के लिए एक पीस एफर्ट के रूप में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, जो शांति बहाली बनाए रखे। क्लियर? मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ के 3 पार्ट हैं। एक तो रैपिड एक्शन फोर्स है। आरएएफ कब बना? ये 10 बटालियन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। इसको अक्टूबर 1992 में बनाया गया टू डील विद कम्युनल राइट्स एंड डोमेस्टिक अनरेस्ट। उस टाइम पर बाबरी मस्जिद गिरने के कारण बहुत ज्यादा डोमेस्टिक अनरेस्ट और कम्युनल राइट्स हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, ये एक ग्रुप है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, जिसका काम है संसद भवन की रक्षा करना। मेन इसका रोल क्या है, संसद भवन की रक्षा करना। इनको न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन्स सभी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके। समझ में आया आपको? इसके बाद बात करें, इसके अलावा मैंने आपको बताया रिजोल्यूट एक्शन कमांडो कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म क्या है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। इसको सीआरपीएफ के रूप में बनाया गया 2008 में। ठीक है, और इसको नक्सलाइट मूवमेंट्स को काउंटर करने के लिए बनाया गया। ठीक, और इनका काम बेसिकली कोबरा का जंगलों में, ठीक है, तो जंगलों में रहने का किस तरीके का उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर लड़ना किस तरीके से, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग कोबरा को दी जाती है। ये 2008। इसके अलावा मैंने आपको बताया सीआरपीएफ का काम है राज्य और यूनियन टेरिटरी को असिस्ट करना इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अलावा अभी करंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ के वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक, तो आपको सीआरपीएफ समझ में आया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो क्लियर हुआ सीआरपीएफ। ठीक, तो यहाँ पर आकर के सीआरपीएफ कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ और फोर्सेस भी हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती हैं। ठीक, अगला जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक है, देखिए आरपीएफ भी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, ये भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। ठीक है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, ये रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
अभी तक हमने जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पढ़ी वो सब की सब किसके अंतर्गत आते थे? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ जो है ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया, आरपीएफ एक्ट 1957। रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट कब पास किया गया? 1957 में, जिसके तहत आरपीएफ बनाया गया ताकि रेलवे की प्रॉपर्टी और जो पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स बनाएगी। ठीक, देखिए रेलवे में जो सामान जाता है, देखिए हमारा बहुत सारा सामान जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रेलवे के थ्रू होता है। ठीक है, आपने देखा हो कि जो मालगाड़ी होती है, आपने देखा होगा मालगाड़ी, तो मालगाड़ी में जो सामान जाता है, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। और इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनें भी होती जिसमें आम नागरिक सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसके लिए होती है? रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की। ठीक, अब देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ को ये पावर दी गई है इस एक्ट के द्वारा कि वो अरेस्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं और किसी को भी प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई रेलवे में कोई अनलॉफुल हो रहा है चीजें, ठीक, तो रेलवे पुलिस से उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है, उसके ऊपर इंक्वायरी भी कर सकती है। ठीक, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम ये है। ठीक है, और इसमें एक्ट में कई सारे बदलाव किए गए। ठीक है, और 1966 में, 1989 में, ठीक है, अलग अलग बदलाव किए गए। ठीक है, जिसके तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को और ज्यादा पावर दी गई। क्लियर हो रहा है? देखिए आरपीएफ पहले जो बना था, देखिए जब मैं बात कर रहा हूं आरपीएफ की, आरपीएफ जो पहले बना था ना, वो सिर्फ और सिर्फ माल, जो जो भी मटेरियल जाता है, मतलब जो भी सामान जाता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। रेलवे के प्रोटेक्शन, रेलवे की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। लेकिन आम नागरिकों की प्रोटेक्शन करना इन्होंने कब से शुरू किया? 2004 से। मतलब जो पैसेंजर है, ठीक है, उनकी सुरक्षा करने का काम आरपीएफ ने कब से किया? 2004 से शुरू किया। इससे पहले ये सिर्फ रेलवे प्रॉपर्टीज और इसके अलावा जो माल जाया करता था रेलवे के थ्रू, उसका प्रोटेक्शन करने का काम कौन करते थे? आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और 2004 में, ठीक है, अगर हम बात करें तो 2004 में ये पैसेंजर्स की प्रोटेक्शन की भी जिम्मेदारी किसकी आ गई? आरपीएफ की। ठीक, और इनको जो पावर है, ठीक है, जो पूरी पावर दी गई है वो जीआरपी की पावर है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जीआरपी, हर राज्य में। ठीक है, और जो पावर है इनको अरेस्ट करने की, यहीं से दी जाती है, जीआरपी से, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। ठीक, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का अभी इनको भी लीड करने वाले कौन है? डीजी हैं। और अभी करंट टाइम पर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की डीजी हैं वो है सोनाली मिश्रा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कौन है? सोनाली मिश्रा, अभी करंट टाइम पर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की डीजी है। समझ में आया आपको? ठीक, तो एक बार और हम इसको पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मैंने आपको बताया अभी तक जितने भी हमने पढ़े थे सब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते थे, लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके अलावा बात करें, द फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द आरपीएफ एक्ट 1957, enacted by the Indian Parliament for the better protection and security of a railway properties and passenger area। ठीक, तो रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर एरिया को बेटर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देने के लिए इस एक्ट के थ्रू आरपीएफ बनाया गया। इसके अलावा बात करें, इनके पास पावर है सर्च करने का, अरेस्ट करने का, इंक्वायर करने का और प्रोसिक्यूट करने का। कमिटेड अंडर द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966, मतलब 1966 में इस आरपीएफ एक्ट में संशोधन करके एक रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 लाया गया, अनलॉफुल पोजेशन।
इसके तहत ये किसी की भी सर्चिंग कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा रेलवे एक्ट 1989 में भी पास हुआ। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरपीएफ को जो जिम्मेदारी रेलवे पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की है या रेलवे पैसेंजर एरिया की, वो कब से मिली है? 2004 से। ठीक है, तो 2004 से पैसेंजरों की भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिल गई? आरपीएफ को। इसके अलावा बात करें, हाउएवर द पावर ऑफ अरेस्ट अंडर द पीनल अदर लॉ रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, देखिए जीआरपी होती है हर स्टेट की, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, उनको अरेस्ट करना और पीनल लॉ प्रोवाइड कराना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जीआरपी। ठीक। अभी करंट टाइम पर जो डीजी हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, वो कौन है? सोनाली मिश्रा। ठीक, तो याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक, तो ये था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। ठीक। अगला बात करें, अगला जो है वो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसएफएफ। ठीक, तो अगला कौन सा है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक है, देखिए स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, इस ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को की गई थी। ठीक, तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, ठीक है, इसकी स्थापना 14 नवंबर 1962 को करी गई थी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था चाइनीज जो बॉर्डर है, चाइना का जो बॉर्डर है, चाइनीज बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो यहां पर सीक्रेट ऑपरेशन करने का काम एसएसएफ का होता था। चाइनीज बॉर्डर पर कैसा ऑपरेशन करना? सीक्रेट ऑपरेशन, मतलब ऐसा ऑपरेशन जो किसी के भनक में ना लगे। तो सीक्रेट ऑपरेशन करने के लिए क्या बनाया गया था? एस 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 एफ एफ। ठीक। ठीक, और ये कब बनाया गया? 14 नवंबर 1962 को। ठीक, देखिए 1962 में मैंने आपको बताया था ना, चाइना से जो हम युद्ध हारे, उसके बाद हमने अपनी आर्म फोर्सेस हो या पैरामिलिट्री हो, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, क्योंकि ये युद्ध बिल्कुल अचानक हुआ था और हमें बिल्कुल भी आभास नहीं था कि चाइना इतना एग्रेसिवली एक्ट करेगा। ठीक, तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस और बहुत सारा मिसकैलकुलेशन हुआ था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस किए गए। अब इसमें जो ये एसएसएफ बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया ताकि अगर फ्यूचर में चाइना के साथ हमारी कभी लड़ाई होगी तो इंडा चाइना बॉर्डर में सीक्रेट ऑपरेशंस करने का काम कौन करेगा? एसएफएफ। ठीक, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो फोर्स है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ठीक है, इनकी जो पूरी फंक्शनिंग है उसको कमांड देने वाला है रॉ। याद रखिएगा, रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक, और ये डायरेक्टली किसके सुपरविजन में आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। मतलब डायरेक्टली भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक, तो एस एफ एफ। ठीक, सबसे पहली बात तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, इसको कमांड कौन करता है? रॉ कमांड करती है। पहले आईबी का इंटरनेशनल विंग करता था, बाद में वही चीज बदल के क्या बन गई? रॉ बन गई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक, भारत की एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी। ठीक, तो रॉ के अंतर्गत आता है आपका स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ठीक, और ये डायरेक्टली किसके अंडर में काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक है, और इसको फिर नाम क्या दिया गया? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका काम क्या है बेसिकली? एसएफएफ का ओरिजिनली इसका काम है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, एलएसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना और इंडिया के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक,
जो एलओसी की लाइन है, ठीक है, वहां पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने का काम किसका है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का। मतलब कोई सीक्रेट जानकारी निकालनी है, ठीक है, मतलब ऐसी जानकारी जो बिल्कुल गुप्त हो, अगर उसको निकालना है तो हम किसका कौन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। क्लियर? तो इनका बेसिकली काम क्या है? ठीक, इसका बेसिकली काम क्या है? सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना, SFF। ठीक है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर। ठीक है, और कभी कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो कमांडो ऑपरेशंस करना, ये भी इनका काम है, कमांडो ऑपरेशंस करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें SSF को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको बोला जाता है सिंपली 22। SSF को क्या बोला जाता है? सिंपली 22 या इस्टेब्लिशमेंट 22। ठीक है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट 22। ठीक, तो इसको सिंपली 22 या इस्टेब्लिशमेंट 22 कहा जाता है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है इसको 22 कहने का? क्योंकि जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जो सबसे पहले आईजी थे, सबसे पहले आईजी, सबसे पहले, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल, वो थे सुजान सिंह उबान। सबसे पहले कौन थे? सुजान सिंह उबान। ठीक, तो जो सबसे पहले आईजी थे सुबान सिंह उबान, ठीक है, वो कमांडर थे 22nd माउंटेन रेजिमेंट के, वो इसके कमांडर थे। 22nd माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, तृतीय विश्व युद्ध के समय पर। सुजान सिंह उबान जो थे वो 22वें माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे, और वही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सबसे पहले आईजी बने। ठीक है, इसीलिए इसको सिंपली 22 कहा जाता है। ठीक, अब ये जो उबान जी थे, ठीक है, सुजान सिंह जी, ये 22nd माउंटेन रेजिमेंट के यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उसको कमांड कर रहे थे। ठीक है, क्लियर हो रहा? ठीक, अब मैंने आपको बताया कि ये फोर्स किसके अंडर में काम करती है? रॉ के। किसके अंडर में काम करती है? रॉ के अंडर में। ठीक, और अगर हम इस फोर्स की बात करें, ठीक है, तो इसकी जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो हेडक्वार्टर्स है, या एक तरीके से कहा जाए लोकेशन जो है, वो कहाँ है? तो वो है चक्राता, उत्तराखंड। चक्राता, उत्तराखंड। ठीक, तो ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SFF। समझ में आया आपको? ठीक, क्लियर हो रहा है ये? ठीक, तो SSF समझ में आया आपको? ठीक, अब इसके बाद हम आखिरी पैरामिलिट्री फोर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, SSF समझ में आ गया? इसके पॉइंट्स को एक बार और रिवाइज कर लीजिए। SSF is a paramilitary force formed on 14th November 1962. Its main objective was to carry out secret operations behind the Chinese border in case of another war between China and India. अगर दोबारा युद्ध होता है तो सीक्रेट ऑपरेशंस करने का काम कौन करेगा? SFF। द फोर्स इज फॉर्म्ड अंडर द फंक्शनल कमांड ऑफ आईबी एंड लेटर रॉ। मैंने आपको बताया पहले ये आईबी ही हुआ करता था, आईबी का इंटरनेशनल विंग बाद में जाके क्या बन गया? रॉ बन गया। ठीक है, और ये डायरेक्टली कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड वाज नेम्ड एज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसके अलावा बात करें, इट वाज ओरिजिनली टास्क टू कलेक्ट सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम कौन करेगा? और इसके अलावा कमांडो ऑपरेशंस करने।
इसके अलावा बात करें, इस एसएसएफ को इस्टेब्लिशमेंट 22 या सिंपली 22 भी कहा जाता है। क्यों? इसके जो पहले आईजी थे वो थे सुजान सिंह उबान, ठीक है, जो कमांडर थे 22nd माउंटेन रेजिमेंट के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। और ये 22nd माउंटेन जो कमांड कर रहे थे वो यूरोप में कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक डेजर्ट ग्रुप था, स्क्वाडन था साउथ नॉर्थ अफ्रीका। कहाँ पर? नॉर्थ अफ्रीका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? चक्राता, उत्तराखंड में, ठीक है। और फोर्स जो है वो डायरेक्टली इंटेलिजेंस ब्यूरो को और बाद में किसके अंडर में आ गई? रॉ के अंडर में आ गई। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब आखिरी जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आखिरी पैरा मिलिट्री फोर्स, ठीक, वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। देखिए, आपने जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आपने देखा हो जब वो कार से चलते हैं तो उनके आगे पीछे आपको ये ब्रीफकेस लिए हुए, ये ब्लैक सूट पहने आपको कमांडोज नजर आते हैं जो ब्लैक चश्मा पहने। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी वीडियो आप उठा के देखिए, प्रधानमंत्री का जब काफिला जा रहा होता है या अराइवल होता है कहीं पर भी, तो उसमें जो ब्लैक सूट पहन के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो ग्रुप होता है, इसी को बोलते हैं एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपने देखा होगा, ये आप देखिएगा, आपको ब्लैक कलर का सूट पहने व्यक्ति एक खड़ा होगा और आंखों में उसके चश्मा लगा होगा, ब्लैक चश्मा। इनको कहा जाता है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक, और एसपीजी जो है, ठीक है, ये इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बस, एसपीजी का एक ही काम है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। ठीक, या अगर कहीं पर कुछ केसेस में अगर हम बात करें या फैमिली को कोई थ्रेट होता है प्रधानमंत्री की, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है? एसपीजी। तो हमारे देश के जो पीएम है उनकी प्रोटेक्शन करने की होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एसपीजी। ये ब्लैक कलर का सूट पहनते हैं कमांडो, ठीक है, और इनके आंखों में ब्लैक चश्मा होता है। ठीक, इनको बोलते हैं एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक, और इनका सिर्फ एक ही काम है, टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये जो एसपीजी है हमारी, ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है। मतलब कैबिनेट सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है, ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और इनका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना। इसको बनाया कब गया? 1988 में। कब बनाया गया एसपीजी? 1988 में। ठीक, देखिए, एसपीजी का काम है, चाहे देश में हो चाहे देश से बाहर, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना एसपीजी का काम है, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। बात समझ में आ रही? तो इनमें एसपीजी का काम है प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, ठीक है। और प्रधानमंत्री के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी की पत्नी, ठीक, या उनके बच्चे या उनके माँ बाप, तो ये इमीडिएट इनके वो होते हैं, किसके? फैमिली मेंबर्स। ठीक, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसके अंडर में है? एसपीजी के अंडर में। ठीक, हालांकि 2019 में, ठीक है, 2019 में, ठीक, एक एक्ट पास किया गया, एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको अब एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी, या भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी की सुरक्षा नहीं मिलेगी। सिर्फ करंट टाइम पर जो देश के प्रधानमंत्री हैं
सिर्फ उनको ही एसपीजी की सुरक्षा मिली। 2019 में ये अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसके तहत क्या कर दिया गया कि भाई अब फैमिली मेंबर्स, ठीक है, उनको छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा कौन करेंगे? एसपीजी करेंगे। समझ में आया आपको ये पूरा? ठीक। देखिए, पहले इनकी जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर के पेरेंट्स की, वाइफ की, उनके बच्चों की, ठीक, उनकी सुरक्षा करना। इवन पहले एसपीजी की सुरक्षा जो थी, अगर प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल कंप्लीट हो गया, मतलब अब वो पीएम नहीं है, उसके बाद भी 5 साल तक एसपीजी की सुरक्षा किसको मिलती थी? भूतपूर्व प्रधानमंत्री। मतलब इससे पहले जो नियम था, ठीक है, वो ये था कि एक तो एसपीजी सुरक्षा किसको देगी? एक तो प्रधानमंत्री की पत्नी, बच्चों, पेरेंट्स को, ठीक, जो इमीडिएट ने उनके वो हैं। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारी ये होती थी कि अगर कोई प्रधानमंत्री नहीं भी है, लेकिन उसके बाद भी उनको 5 साल तक एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। लेकिन 2019 में 2019 में एसपीजी एक्ट पास किया गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट, ये पास किया गया 2019 में, जिसके तहत इस मैंडेट को अब रिड्यूस कर दिया गया। अब किसी भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को 5 साल के लिए भी एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये अब नियम बन गया। मतलब अब कोई अगर प्रधानमंत्री हट जाते हैं तो उनको एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसके अलावा फैमिली मेंबर्स को भी एसपीजी सुरक्षा नहीं मिलेगी। ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री करंट में जो है, उनको ही सिर्फ एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। तो अभी अगर हम प्रेजेंटली अगर हम बात करें, तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट आवर पीएम नरेंद्र मोदी जी। इस वक्त एसपीजी का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की प्रोटेक्शन करना है। पीएम है जो अभी हमारे, सिर्फ उनका ही है, बाकी किसी का नहीं। पहले उनके फैमिली मेंबर्स का भी होता था, और जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते थे जिनको 5 साल नहीं हुए, उनके लिए भी होता था। अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं, और सिर्फ पीएम की सुरक्षा कौन करेगा? एसपीजी। समझ में आया आपको? ठीक। अब एसपीजी को जो हेड करते हैं, वो करते हैं डीजी डायरेक्टर जनरल। इस एसपीजी को भी हेड करने वाले कौन है? डीजी डायरेक्टर जनरल। और अभी करंट टाइम पर जो डीजी हैं वो हैं आलोक शर्मा। याद रखिएगा, एसपीजी के अभी करंट टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल है वो है आलोक शर्मा। क्लियर हो रहा? ठीक। तो ये था एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तो इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो एसपीजी की अगर हम बात करें, तो एसपीजी एक एजेंसी है, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आती है? कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंतर्गत आती है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयर फैमिली। इसके अलावा बात करें तो इसको 1988 में एक एक्ट के थ्रू संसद के द्वारा बनाया गया। इसके अलावा बात करें तो इस एजेंसी का काम है प्रधानमंत्री को कहीं पर भी प्रोटेक्शन देना, चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड, ठीक है, और प्रधानमंत्री के जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना। लेकिन पहले जो होता था, इनको प्रधानमंत्री के पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रंस को तो दिया ही जाता था, इसके अलावा, ठीक है, और वो कहीं भी रह रहे हो भारत में, ठीक है, लेकिन जब टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने के बाद 5 साल बाद भी, मतलब जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी सुरक्षा 5 साल तक के लिए दी जाती थी एसपीजी। लेकिन बाद में 2019 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत अब सिर्फ और सिर्फ पीएम को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। अब जो करंट टाइम पर है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द ओनली एसपीजी प्रोटेक्टिंग इन द इंडिया।
पूरे भारत में अभी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से जिसको प्रोटेक्शन मिल रही है वो सिर्फ है पीएम नरेंद्र। क्लियर। और अभी करंट टाइम पर जो डीजी हैं एसपीजी के वो हैं आलोक शर्मा। ठीक। तो अभी करंट टाइम पर जो डीजी हैं वो कौन है? आलोक शर्मा। ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई। तो जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, ठीक, हमने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस कंप्लीट कर दिए। ठीक। कल हमने जो देखा था, ठीक, कल हमने जो देखा था, ठीक, वो हमने बॉर्डर के गार्डिंग फोर्सेस देखे थे। ठीक। आज हमने उसके अलावा जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको देखा। ठीक। देखिए, यहां पर मैंने शायद एक चीज नहीं बताई है, उसको बस नोट कर लीजिएगा आप। शायद मैंने एक चीज नहीं बताई है। हाँ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अभी करंट टाइम पर जो आईजी हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इंस्पेक्टर जनरल इनको लीड करते हैं। तो अभी करंट टाइम पर जो आईजी हैं वो हैं मेजर जनरल महबूस समद चौधरी। नाम नोट कर लीजिए, मेजर जनरल महबूबूस समद चौधरी। ये बस नोट कर लीजिए, महबूस समद चौधरी। ये अभी करंट टाइम पर मेजर जनरल हैं। ठीक है, आईजी हैं किसके? एसएसएफ के, एसएफएफ के मेजर जनरल। ठीक। ये चीज क्लियर हुई, तो ये नोट कर लीजिएगा, महबूस समद चौधरी। ठीक। तो क्लियर हो गया ये सारी चीजें। ठीक। तो ये थे पैरा मिलिट्री फोर्सेस। ठीक। तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे देश की जो स्पाई एजेंसीज है, जैसे आईबी है, रॉ है, या इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है जैसे सीबीआई है, ईडी है। ठीक। या ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो स्पाई है और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।